नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट नंबर 20 करने जा रहे हैं, जिसमें सभी क्वेश्चंस उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 9 अप्रैल 2023 से लिए गए हैं। तो दोस्तों, जो 9 अप्रैल 2023 को फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम आयोजित किया गया था और इस एग्जाम में उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे वह सभी आज के इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज का ही हमारा प्रैक्टिस सेट प्रीवियस पर आधारित है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपने 40 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं, और आपने पिछले सभी प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हैं तो उन्हें भी दोस्तों जरूर लगा लीजिएगा। ठीक है, तो चलिएगा शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नाम उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 की सूची में नहीं था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, नरेंद्र सिंह नेगी। दोस्तों, नरेंद्र सिंह नेगी का नाम उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 की सूची में शामिल नहीं था। दोस्तों, उत्तराखंड गौरव सम्मान की बात करें तो इसकी शुरुआत 2021 में की गई थी और यह 2021 के लिए 2022 में दिया गया था। ठीक है, तो 2022 में दोस्तों जो पुरस्कार दिए गए थे 2021 के लिए, तो वह 5 व्यक्तियों को दिए गए थे। ठीक है, ये 5 व्यक्ति हैं दोस्तों, स्वर्गीय नरेंद्र तिवारी, ठीक है, और अनिल जोशी, रस्किन बॉन्ड, बछेंद्री पाल और नरेंद्र सिंह नेगी। तो इन 5 व्यक्तियों को दोस्तों 2021 के लिए उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया गया था। ठीक है, तो नरेंद्र सिंह नेगी को 2021 के लिए दिया गया है। ठीक है, अब देखिए बात करेंगे कि 2022 में किसे किसे दिया गया। तो 2022 में भी दोस्तों 5 व्यक्तियों को दिया गया था। ठीक है, जिसमें दोस्तों अजीत कुमार डोभाल, ठीक है, जो कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, इन्हें दिया गया। प्रसून जोशी, जो कवि, लेखक, गीतकार और भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष हैं, इन्हें दिया गया। तीसरे व्यक्ति हैं दोस्तों स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी, जो कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे हैं। ठीक है, और चौथे व्यक्ति हैं स्वर्गीय गिरीश चंद्र तिवारी, जो दोस्तों कवि, लेखक और गीतकार रहे। ठीक है, पांचवें व्यक्ति हैं स्वर्गीय बीरेन डंगवाल। ठीक है, ये दोस्तों साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हैं। तो 2022 में इन 5 व्यक्तियों को दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 2023 में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के एक 500 वर्ष पुराने नोले स्टेप वेल को संरक्षित घोषित किया है। यह स्थित है। तो दोस्तों, यह जो नोला है तो ये सुंदराकोट अल्मोड़ा में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसे 2023 में केंद्र सरकार के द्वारा संरक्षित घोषित किया था। ठीक है, और ये क्वेश्चन दोस्तों 3 बार एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं कि निम्न में से किसे उत्तराखंड शासन द्वारा उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं तकनीकी परिषद यूकास्ट का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया दोस्तों प्रोफेसर दुर्गेश पंत को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो यूकास्ट के अध्यक्ष जो हैं तो वह दोस्तों प्रोफेसर दुर्गेश पंत हैं। चौथा प्रश्न है कि अक्टूबर 2022 में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के प्रशिक्षुओं की हिमस्खलन के कारण किस चोटी पर मृत्यु हो गई थी। तो ये हुई थी दोस्तों द्रौपदी का डांडा 2 पर। ठीक है, तो द्रौपदी का डांडा 2 पर दोस्तों हिमस्खलन होने के कारण अक्टूबर 2022 में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के प्रशिक्षुओं की मृत्यु हो गई थी, जिसमें दोस्तों सविता कंसवाल भी शामिल थी। ठीक है, तो याद रखिएगा सविता कंसवाल यह दोस्तों उत्तरकाशी से जुड़ी हैं और इन्हें साहसिक पर्यटन पुरस्कार 2023 भी दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत उत्तराखंड खुले में शौच मुक्त होने वाला राज्य बना। तो दोस्तों भारत
में जो स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, ठीक है, तो इसके तहत उत्तराखंड खुले में शौच मुक्त होने वाला देश का चौथा राज्य है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। और यह दोस्तों 2017 में घोषित किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय वन सर्वेक्षण प्रतिवेदन रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्न जनपदों में से सर्वाधिक वन क्षेत्र किस में है? तो दोस्तों भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है तो वह आपका उत्तरकाशी में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। जबकि सर्वाधिक वन जो है तो वह दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में है, याद रखिएगा, जो कि सर्वाधिक खुले वन भी पौड़ी में है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अति संघनन वन किस जनपद में स्थित है, तो दोस्तों सर्वाधिक अति संघनन वन आपके नैनीताल जनपद में है। ठीक है, और दोस्तों 2021 में जो रिपोर्ट आई थी वन रिपोर्ट, तो वह दोस्तों 17वीं वन रिपोर्ट थी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों गोना भूस्खलन 1893, नैनीताल भूस्खलन 1880, तवा घाट भूस्खलन 1998 और दोस्तों कर्मी भूस्खलन 1983। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है तो वह है आपका ऑप्शन ए गोना भूस्खलन 1893। जबकि नैनीताल भूस्खलन दोस्तों 1880 में ही हुआ था, जिसमें नैना देवी मंदिर ध्वस्त हो गया था। ठीक है, और दोस्तों तवा घाट भूस्खलन ये आपका 98 में ही हुआ था और कर्मी भूस्खलन तो ये दोस्तों 83 में ही हुआ था। ठीक है, 8वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन अक्षांश दर्पण के लेखक हैं? तो दोस्तों अक्षांश दर्पण के लेखक हैं नैन सिंह रावत। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, यह दोस्तों भारत के एक प्रसिद्ध सर्वेयर हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा नैन सिंह रावत की पुस्तक है अक्षांश दर्पण। ठीक है, 9वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों वारसू दर्रा उत्तरकाशी, वाड़ाहोती दर्रा उत्तरकाशी, तुंजुन दर्रा चमोली और लम खगा दर्रा उत्तरकाशी। तो इसमें दोस्तों जो सुमेलित नहीं है तो वह है आपका ऑप्शन बी वाड़ाहोती दर्रा उत्तरकाशी। तो यह दोस्तों उत्तरकाशी में स्थित नहीं है। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? तो यह दोस्तों चमोली जनपद में स्थित है। 10वां प्रश्न है कि उत्तराखंड में यूनेस्को विरासत स्थल है। तो दोस्तों निम्न में से उत्तराखंड में जो यूनेस्को विरासत स्थल है तो वह है आपका नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, जो कि 1988 में घोषित किया गया था। ठीक है, और दोस्तों यह नेशनल पार्क भी है। और नेशनल पार्क कब बना था? तो ये 1982 में बना था और यह दोस्तों चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, जो दोस्तों मानस राष्ट्रीय उद्यान है तो यह आपका असम में स्थित है। ठीक है, और दोस्तों द ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान तो यह दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है और ये दोस्तों प्रसिद्ध है आपका सरीसृप के लिए। ठीक है, तो ये भी पूछ लिया जाता है कि भारत का वह नेशनल पार्क कौन सा है जो सरीसृप के लिए प्रसिद्ध है? तो वह दोस्तों द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ठीक है, 11वां प्रश्न है कि उत्तराखंड की किन 2 महिला सरपंचों को राष्ट्रपति के द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 प्रदान किया गया? तो ये हैं दोस्तों कविता देवी और निकिता चौहान। इन दोनों को दोस्तों ये दोनों दोस्तों सरपंच हैं जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया था। ठीक है, 12वां प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने 22वें कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीता? तो दोस्तों 22वें कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जो जीता तो वह आपका लक्ष्य सेन ने जीता था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, और यह दोस्तों बैडमिंटन के प्लेयर हैं और इनका संबंध अल्मोड़ा जनपद से है। ठीक है, इन्होंने दोस्तों जो पेरिस ओलंपिक हुए हैं तो उनमें भी भाग लिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी काली नदी की सहायक नदियां हैं? तो काली नदी की सहायक नदियां बतानी है
तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी पूर्वी धौली गंगा। और दोस्तों कुटियांगटी, ये दोनों दोस्तों काली नदी की सहायक नदियां हैं। पिंडर नदी तो यह दोस्तों अलकनंदा की सहायक नदी है, ठीक है। और जो खो नदी है तो इसके तट पर दोस्तों कोटद्वार स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हरी भरी उम्मीद पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हरी भरी उम्मीद पुस्तक के लेखक हैं शेखर पाठक। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है पवार वंश के शासनकाल में सूपकारपति हुआ करता था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी राजकीय भोजनालय का प्रभारी। दोस्तों राजकीय भोजनालय का प्रभारी जो होता था तो वह सूपकारपति होता था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पवार शासक मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेंट लेकर गया था? सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी श्याम शाह, ठीक है। तो श्याम शाह यह दोस्तों मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेंट लेकर गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा ये दोस्तों श्याम शाह जो था तो यह है आपका संतान विहीन राजा था, ठीक है। इसकी कोई संतान नहीं थी और इसी के समय दोस्तों सती प्रथा भी देखने को मिलती है। जब इसकी मृत्यु होती है दोस्तों अलकनंदा में नाव पलटने के कारण, तो इसके साथ दोस्तों इसकी 60 रानियां भी सती हो गई थीं, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। सीधा क्वेश्चन बनता है कि किस पवार शासक के समय सती प्रथा का उल्लेख देखने को मिलता है, ठीक है। तो वह दोस्तों श्याम शाह। अगला प्रश्न है कि 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये क्या था दोस्तों ऑप्शन ए ज्वालादत्त जोशी ने, ठीक है। तो ज्वालादत्त जोशी ने दोस्तों 1886 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से किस जिले में भूतहा गांवों की संख्या सर्वाधिक है? तो दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में उत्तराखंड पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक भूताओ गांवों की संख्या है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि पप्पू कार्की कला की किस विद्या से संबंधित थे? पप्पू कार्की तो ये दोस्तों संगीत से संबंधित थे। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो पप्पू कार्की ये दोस्तों उत्तराखंड के एक प्रसिद्ध गायक थे जिनकी एक्सीडेंट के दौरान मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष में कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में हुआ था? फ्रेंड्स कुमाऊं परिषद का विलय जो हुआ था तो वह आपका 1926 में हुआ। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। दोस्तों कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में हुई थी, ठीक है। इसके कुल 6 अधिवेशन हुए थे। इन 6 अधिवेशन में अंतिम अधिवेशन 1926 में हुआ था जिसकी अध्यक्षता बैरिस्टर मुकंदी लाल ने की। और ये दोस्तों आपका रानीखेत के गनियातोली में आयोजित किया गया था। और इस अधिवेशन में ही दोस्तों ये प्रस्ताव पारित किया गया कि कुमाऊं परिषद को अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल कर दिया जाएगा। और इस प्रस्ताव के अनुसार ही दोस्तों कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में हो गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि हरेला उत्तराखंड का प्रसिद्ध है। दोस्तों हरेला यह उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध त्योहार है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। दोस्तों हरेला यह हरियाली का प्रतीक है जो कि सावन माह में प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ठीक है। सावन माह के दोस्तों पहले दिन से हरेला की शुरुआत होती है और इसमें विभिन्न प्रकार के 5, 7 या 9 दिनों तक बीजों को उगाया जाता है और बाद में दोस्तों उन्हें काट कर हरेला पर्व मनाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। 21वां प्रश्न है कि नीलकंठ महादेव का मंदिर किस जिले में स्थित है? नीलकंठ महादेव का मंदिर यह दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। और जो नीलकंठ महादेव मंदिर है तो यह दोस्तों शंभु निशंभु पर्वतों के मध्य स्थित है।
23वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उत्सव उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों जागड़ा पर्व यह जौनसारियों का त्यौहार है। रामायण उत्सव इसे दोस्तों यूनेस्को में भी शामिल किया जा चुका है 2 अक्टूबर 2009 को। ये दोस्तों सलूल डुंगरा गांव चमोली में आयोजित किया जाता है, तो यह भी उत्तराखंड से संबंधित है। ठीक है, नंदा राजजात यात्रा जिसे हिमालय का महाकुंभ कहा जाता है, तो यह भी दोस्तों उत्तराखंड से संबंधित है। जबकि फूलों वालों की सैर यह उत्सव उत्तराखंड में आयोजित नहीं किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हमारा राइट है। 24वां प्रश्न है कि जाड़ उत्तराखंड के किस जनजाति की एक उपजाति है। तो जाड़ ये दोस्तों भोटियों की एक उपजाति है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, भोटियों की उत्तराखंड में अनेक उपजातियां पाई जाती हैं जो कि महान हिमालय में निवास करती हैं, और इनमें से एक है दोस्तों जाड़ भोटिया, जो कि उत्तरकाशी में मूल रूप से 3 गांवों में निवास करते हैं। ठीक है, और ये दोस्तों अपने आप को जनक का वंशज मानते हैं, और इनका धर्म दोस्तों बौद्ध धर्म है। उत्तराखंड में जितनी भी जनजातियां हैं उन सभी का धर्म दोस्तों हिंदू धर्म है, और जाड़ भोटिया एकमात्र उपजाति है जिसका धर्म दोस्तों बौद्ध है। ठीक है, तो याद रखिएगा यह अपने आप में विशेष प्रश्न बनाते हैं। अगला प्रश्न है कि गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस जनपद में स्थित है। फ्रेंड्स, गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य यह उत्तराखंड का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसकी स्थापना 1955 में की गई, जिसका क्षेत्रफल 485 वर्ग किलोमीटर है। ये दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो याद रखिएगा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन द चिपको मूवमेंट ए पीपल हिस्ट्री के लेखक हैं। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी शेखर पाठक। दोस्तों शेखर पाठक द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री के लेखक हैं, जो कि दोस्तों एक प्रसिद्ध पुस्तक है। ठीक है, तो दोस्तों चिपको आंदोलन से संबंधित है। याद रखिएगा ऊपर भी दोस्तों हमने इनकी पुस्तक पढ़ी हरी भरी उम्मीद। ठीक है, तो ये दोनों पुस्तक आप याद रखिएगा। शेखर पाठक के द्वारा दोस्तों जो पहाड़ संस्था है इसकी भी स्थापना की गई थी। ठीक है, और कब की गई, तो ये की गई थी दोस्तों 1983 में, और इसके द्वारा 1984 से दोस्तों जो अस्कोट आराकोट यात्रा है उसका संचालन शुरू किया गया था। ठीक है, पहली बार दोस्तों अस्कोट आराकोट यात्रा का जो आयोजन किया गया था तो वह 1974 में किया गया था। ठीक है, और दोस्तों हाल ही में 2024 में इसका आयोजन किया गया है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि 2024 में किस क्रम की अस्कोट आराकोट यात्रा का आयोजन किया गया, क्योंकि करंट अफेयर्स की क्लास में दोस्तों इसका विस्तार पूर्वक हमने जिक्र किया था। 27वां प्रश्न है कि उत्तराखंड के निम्न में से किस नगर केंद्र में 2001 से 2011 के दौरान सर्वाधिक ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर पंजीकृत की गई है। तो ये की गई दोस्तों अल्मोड़ा छावनी परिषद में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो अल्मोड़ा छावनी में दोस्तों ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर पंजीकृत की गई थी 2001 से लेकर 2011 के बीच में जनसंख्या। ठीक है, 28वां प्रश्न है कि उत्तराखंड में 2021-22 में मत्स्य उत्पादन कितना था। तो फ्रेंड्स 2021-22 के दौरान उत्तराखंड में मत्स्य उत्पादन जो रहा तो वह रहा था आपका ऑप्शन सी 6.09 हजार मैट्रिक टन। ठीक है, तो इतना दोस्तों उत्तराखंड में मत्स्य उत्पादन हुआ था 2021-22 के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के हस्तशिल्प उत्पादों को भारत के दूसरे राज्यों में किस ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। तो ये बेचा जाता है दोस्तों हिमाद्री ब्रांड के नाम से। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो हिमाद्री ब्रांड के नाम से उत्तराखंड के हस्तशिल्प उत्पादों को भारत के अन्य राज्यों में बेचा जाता है। अब दोस्तों इसकी जगह उत्तराखंड में जितने भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जाएंगे उन सभी को हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के नाम से बेचा जाएगा। ठीक है, तो आप जरूर याद रखिएगा, यह आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है।
तीसरा प्रश्न है कि उत्तराखंड की छठी आर्थिक गणना 2012-13 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में सबसे कम संख्या में महिला उद्यमियों द्वारा उद्यमों को संचालित किया जाता है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, रुद्रप्रयाग में, क्योंकि दोस्तों रुद्रप्रयाग की जनसंख्या राज्य में सबसे कम जनसंख्या है, ठीक है, जिस कारण यहाँ पर महिला उद्यमियों द्वारा सबसे कम उद्यम संचालित किए जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न जिलों में से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना PMSYM के अंतर्गत सर्वाधिक श्रमिकों के नामांकन किस जिले में हुए हैं? तो ये किए गए दोस्तों ऑप्शन बी, देहरादून में, ठीक है। तो दोस्तों PMSYM योजना के अंतर्गत सर्वाधिक श्रमिकों का जो नामांकन किया गया तो वह देहरादून डिस्ट्रिक्ट में किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उत्तराखंड की मुख्य निर्यात मद दिसंबर 2021 तक 2021-22 के दौरान किया थी? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, केमिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है। जो दोस्तों केमिकल प्रोडक्ट्स हैं तो इनका निर्यात सर्वाधिक किया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वह सभी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं और ये प्रश्न दोस्तों 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और हर बार दोस्तों इसका आंसर केमिकल प्रोडक्ट्स भी होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन बी सही है। 33वां प्रश्न है कि उत्तराखंड में विज्ञान धाम स्थित है? फ्रेंड्स, उत्तराखंड में विज्ञान धाम स्थित है देहरादून में, सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। 34वां प्रश्न है कि भारत का प्रथम लाइकेन पार्क विकसित किया जा रहा है? दोस्तों भारत का प्रथम लाइकेन पार्क ये है आपका मुनस्यारी में विकसित किया जा रहा है, ठीक है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी, ठीक है। दोस्तों मुनस्यारी पिथौरागढ़ में स्थित है और यहाँ पर ही दोस्तों बुरांश उद्यान भी स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा कि राज्य में बुरांश उद्यान कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो उसका भी दोस्तों सही आंसर है मुनस्यारी पिथौरागढ़, ठीक है। तो ये दोनों पार्क आप याद रखिएगा, लाइकेन पार्क और दोस्तों बुरांश उद्यान पार्क, ठीक है। 35वां प्रश्न है कि उत्तराखंड में कुल कितने वन्यजीव अभ्यारण्य है? दोस्तों उत्तराखंड में कुल वन्यजीव अभ्यारण्यों की संख्या है 7, जबकि नेशनल पार्क की संख्या है 6, ठीक है। तो याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि उत्तराखंड में पहला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा था, तो आपको बताना है गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि 1955 में बना था और यह उत्तरकाशी में स्थित है। और आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड का सबसे नवीन वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो आपको बताना है नंदौर वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसकी स्थापना 2012 में की गई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। 36वां प्रश्न है कि पर्वतीय कस्तूरी मृग के संदर्भ में निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों पहला कथन है एकांकी प्राणी बंधन अवस्था में देखना मुश्किल है, मतलब जो कस्तूरी मृग है तो इसे दोस्तों बंधन अवस्था में देखना मुश्किल है। दूसरा है दोस्तों यह है IUCN की रेड डाटा सूची में खतरे में नहीं है, उत्तराखंड में यह प्रजाति अवैध शिकार के कारण खतरे में है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा आपको बताना है ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी में क्या क्या है, तो ऑप्शन बी में है दोस्तों पहला और तीसरा कथन सही है, मतलब दोस्तों जो कस्तूरी मृग है तो इसे बंधन अवस्था में देखना मुश्किल है, ठीक है। और यह दोस्तों अवैध शिकार के कारण खतरे में है, ठीक है। जबकि दोस्तों इसे IUCN की रेड डाटा सूची में खतरे में नहीं शामिल किया गया, तो यह दोस्तों गलत है, ठीक है। इसे दोस्तों खतरे में शामिल किया गया है, ठीक है। कस्तूरी मृग यह दोस्तों राज्य का राजकीय पशु है, ठीक है। आपको इसका वैज्ञानिक नाम कमेंट बॉक्स में बताना होगा, ठीक है। और सर्वाधिक जो कस्तूरी मृग पाई जाती हैं किस वन्यजीव अभ्यारण्य में पाई जाती हैं वह भी दोस्तों आपको कमेंट करके बताना होगा,
ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन अभी तक के आपके होमवर्क के हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में प्रथम पशु क्वारंटीन सेंटर स्थापित किया गया। तो दोस्तों क्वारंटीन सेंटर या केंद्र जो स्थापित किया गया था तो वह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में स्थापित किया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। और ये दोस्तों जब कोविड-19 का प्रकोप था उस समय इसे स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नाद नंदिनी पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो नाद नंदिनी पुस्तक के लेखक हैं केशवदास अनुरागी। तो ऑप्शन ए सही रहेगा। ठीक है, केशवदास अनुरागी। 39वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का नाक में पहनने वाला पारंपरिक गहना नहीं है। तो दोस्तों नाक में पहने जाने वाला पारंपरिक गहना आपका ऑप्शन डी नहीं है। ठीक है, सॉरी ऑप्शन बी नहीं है, मुर्खी। ठीक है, मुर्खी जो है यह दोस्तों नाक में नहीं पहनी जाती, इसे दोस्तों कान में पहना जाता है। नाक, बुल्लक और खुल्ली यह तीनों दोस्तों नाक में पहनी जाती हैं। मुर्खी या मुरखली यह दोस्तों आपकी कान में पहने जाने वाली एक आभूषण है। ठीक है, 40वां प्रश्न है कि उत्तराखंड में रागी को कहा जाता है। फ्रेंड्स उत्तराखंड में रागी को मंडुआ कहा जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, यह दोस्तों एक आपका मोटा अनाज है और इसे अब राज्य में निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। मतलब जो मंडुआ है दोस्तों यह आपका मोटा अनाज है और मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए इसे अब हरिद्वार और उधम सिंह नगर में, ठीक है, राशन के रूप में निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। और मंडुए का जो निर्यात किया जाता है तो वह दोस्तों जापान को किया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास जिसमें हमने उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 9 अप्रैल 2023 को आयोजित की गई परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को सोल्व किया है। ठीक है दोस्तों, आगे के जितने भी प्रैक्टिस सेट आएंगे तो वह सभी दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के रहेंगे। ठीक है, आज का आपका होमवर्क है निम्न में से कौन अक्षांश दर्पण के लेखक हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। साथ में आप बताइएगा कि आपकी क्लास कैसी लगी। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, और दोस्तों जो हमारा नया चैनल है उत्तराखंड उत्कर्ष, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। उसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आपने अगर सभी पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जरूर देखिएगा। वह सभी दोस्तों आपके रिवीजन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आपके आने वाले दिनों में दोस्तों जो फॉरेस्ट गार्ड, कनिष्ठ सहायक, स्टेनो, पुलिस कांस्टेबल आदि के एग्जाम होने हैं, उन सभी के लिए ये प्रैक्टिस सेट सीरीज महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल से जरूर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले जितने भी प्रैक्टिस सेट होंगे उनका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।